चलो आज आगे पढ़ते हैं। देखो, मुझे ये बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहती है क्या इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश टी डी टी किसके बराबर होता है? ये होता है एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, जहाँ एफ डैश टी क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ डैश टी इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमें क्या बताती है? ये बताती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या मिला? कोची थ्योरम की प्रेरणा मिली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। ठीक है, लिखो। दिस गिव्स अस दिस गिव्स अस वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम। दिस गिव्स अस वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम। ठीक है, तो अब देखते हैं वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम क्या है। वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम। वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम ये क्या कहती है? वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम लिखो। इफ एफ बराबर यू प्लस आई वी इज एनालिटिक in an open set D is analytic in an open set D containing a contour gamma with parametric interval AB parametric interval AB with parametric interval AB, that is gamma of A plus B lies in D। then देखो ये क्या कहती है, अगर f कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन में और उसमें क्या है, कोई कंटूर गामा है, तो इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ डैश जेड डी जेड ये किसके बराबर होता है? ये होता है एफ ऑफ गामा बी माइनस एफ ऑफ गामा ए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या है? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, दैट इज, इससे हमें क्या पता चल रहा? दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दी वैल्यू कौन बोलना चाह रहा है? दैट इज दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ is independent of path। ठीक है, और अगर हमारा गामा क्लोज है, ठीक है, इफ गामा इज क्लोज्ड, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एलो, क्योंकि बी और ए सेम हो जाएंगे, फिर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इंटीग्रेशन एलो गामा एफ डैश जेड डी जेड बराबर क्या? 0। देखो ये थी हमारी वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम। ये कहाँ से मिली हमें? ये मिली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। ये हमें यही तो बताती थी। देखो ए बी के बीच में भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, पर यहाँ मतलब ए और बी के पे एफ की जो वैल्यू है उसके डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो क्या इसी तरह ये इंटीग्रेशन क्या है? एफ ऑफ गामा बी माइनस एफ ऑफ गामा ए, मतलब ए से बी तक हम ऐसे पहुंचे ये कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई समझ में वीक फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो,
एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो वीक 4 में वो क्या कह रही है कि इंटीग्रेशन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या करा, एक क्वेश्चन ले लिया भाई, आई बराबर क्या ले लिया हमने, इंटीग्रेशन एलोंग गामा जेड बार डी जेड, ये ले लिया। ठीक है। अब गामा क्या है हमारा, गामा एज लाइन सेगमेंट, गामा क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट है। गामा इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 प्लस आई। गामा क्या है हमारा, एक लाइन सेगमेंट है 0 से 1 प्लस आई तक। तो पहले हमें गामा की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो क्या होगी, 1 - t × 0 प्लस 1 + i × t। तो गामा टी किसके बराबर आ गया हमारा, 1 + i × t। तो इसी तरह गामा डैश टी किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 + i। ठीक है। तो रखो ये वैल्यू वहां। जब स्ट्रेट लाइन के केस में क्या लेते हैं हम, लिमिट 0 से 1, एफ ऑफ गामा टी कितना है, इसका बार करो, गामा टी का कितना आ जाएगा, 1 - i × t। गामा डैश टी कितना हो जाएगा, 1 + i dt। ठीक है। और इसे सोल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है। अब हमने क्या करा, पाथ को चेंज कर दिया। अब वो कह रहा गामा क्या है, गामा इज आर्क ऑफ सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल गामा टी इक्वल्स टू क्या है, 1 + e⁻i t फ्रॉम 0 to 1 + i। देखो अब गामा क्या है, गामा क्या है, इसका सेंटर कितना है भाई सर्किल का, इसका सेंटर 1 है, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन होती है z = a + r e⁻i थीटा। ठीक है। इसका सेंटर भी 1 है और इसकी रेडियस भी 1 है। ठीक है। तो ये सर्किल कैसे बनेगा, ये सर्किल तो फिर ऐसे जाएगा। हम्म ऐसे तो जाना चाहिए, ऐसे ही हो भाई मैं। चलो बताइए कोई, मैं सही हूँ क्या, गामा टी इक्वल टू 1 + e⁻i t। ठीक है। ये सर्किल की आर्क है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 + i। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही सर्किल बनना चाहिए। क्यों संजली पहली, सब तो भाग्य भाई यही बनेगा, नहीं तो फिर टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा इस केस में, 0 to 3 π/4 वेरी कर, क्या 2 पाई का 3 π/4, केवल 45 डिग्री तो बचाओ पूरा उनमें। तो गामा बार टी किसके बराबर आ जाएगा, गामा बार टी हो जाएगा 1 + e⁻ IT। ठीक है। तो ये वैल्यू रखो का, एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 3 π/4। नहीं 3 π/4 नहीं है भाई, कितना बताइए, 7 π/4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो एफ ऑफ गामा टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 + e⁻ ये क्या इफेक्ट है, गामा डैश टी की वैल्यू कितनी होगी भाई, i × e⁻it dt। देखो ये क्या इफेक्ट है, हम इसका नहीं पता कर पा रहे अच्छे से, कंफर्म ये है प्रैक्टिस की कमी। ठीक है। तो ये अब जो सोल्व हो क्या आएगा, ये तुम देख लेना बुक की हेल्प से, ये क्वेश्चन है कुन्नू स्वामी में। तो इसका जो आंसर आएगा 1 + i π/2 - 1 आएगा। ठीक है। अब हम क्या ले ले, इसका थर्ड पार्ट ले ले। अब गामा क्या है, गामा है लाइन सेगमेंट, गामा इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 and 1 to
वन प्लस आई, मतलब हमें कैसा बनाना पड़ेगा गामा, पहले कहा जाएंगे हम 0 से 1 तक और 1 से, तो ये दो पार्ट में बनेगा। तो इस केस में जो इसका इंटीग्रेशन आता है जेड बार डी जेड, वो आता है 1 प्लस आई। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे, देखो हमने क्या करा, ये क्वेश्चन लिया हमने, जैसे ही गामा बदला, पहले गामा क्या था, हम तीनों केस में क्या करा हमने, हम तीनों केस में इंटीग्रेशन करा हमने 0 से 1। पहला केस हमने लिया स्ट्रेट लाइन ओ ए, ठीक है। अगले क्या ली हमने, सर्कल की आर्क ली ये। फिर तीसरा हमने कैसे करा, पहले ऐसा गए फिर ऐसा गए, ये तीन केस लिए, और तीनों केस में हम क्या देख पा रहे कि जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग है, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड कर रहा। तो चलो, जो हमारा वीक थ्योरम बताती थी कोच्चि फॉर्म, वो कोच्चि थ्योरम की वीक फॉर्म वो बताती थी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जबकि हमने फिर एक एग्जांपल लेके देखा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा। तो फिर कहाँ कमी रही भाई उसमें, इसमें देखना एक बार, वीक थ्योरम का स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था, वीक थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिखा था क्या, इफ एफ एनालिटिक, एफ एनालिटिक, जबकि यहाँ जो हमने एफ लिया क्या वो एनालिटिक है, एफ हमारा एनालिटिक नहीं है यहाँ। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट लिखो छोटा सा, एक रिजल्ट लिखते हैं, इन्हीं सब से मतलब सब कुछ क्लियर होगा। लिखो, इफ एफ इज प्रीमिटिव, इफ कैपिटल एफ इज प्रीमिटिव, इज ए प्रीमिटिव समझते हो नहीं भाई, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव ऑफ एफ क्या है, कैपिटल एफ प्रीमिटिव है इसका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एफ डैश बराबर एफ, ठीक, ऑन डी, एंड क्या है, गामा क्या है हमारा, एक कोई कंटूर है का क्लोज इंटरवल ए बी से सी पे, या कोई कर्व है इसी के अंदर डी में ही, देन इंटीग्रेशन एलोंग गामा, एफ ऑफ गामा टी, एफ ऑफ गामा टी, गामा डैश टी डी टी किसके बराबर होता है, ये होता है एफ ऑफ गामा बी माइनस एफ ऑफ गामा ए। देखो, अगर क्या है हमारा, हमें पता है कि इस एफ का इंटीग्रेशन ये है, जैसे हमने अपना एफ क्या ले लिया, एक तरह से हमने ले लिया जेड क्यूब या जेड स्क्वायर ले लिया, जेड की पावर एन ले लिया, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना ए टू बी जेड की पावर, ओ सॉरी, जेड की पावर एन डी जेड। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखो, इस स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन ही तो है कैपिटल एफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड की पावर एन प्लस वन अपॉन जे, बस उस पर डायरेक्ट लिमिट लगा दो, तो हम क्या लिखेंगे, इस है ए की पावर एन प्लस वन, वो सॉरी बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसे हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे। ठीक है, चलो देखो, तुमने पावर सीरीज पढ़ी, पावर सीरीज क्या कहती थी, पावर सीरीज कहती थी कि अगर एफ जेड क्या है, इसके बराबर है समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, तो हम क्या कहते थे कि इस पावर सीरीज का सम एफ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या था कि ए से आर डिस्टेंस तक के पॉइंट के लिए जो हमारा ये सीरीज है ये कन्वर्ज करती है एफ पे। तो एक रिजल्ट लिखते हैं इस पे भाई। देखो, एक ही क्वेश्चन पूछा जाना इस पोर्शन से, कंटूर इंटीग्रेशन से, तो वो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेट, उस एक क्वेश्चन की लड़ाई है, लेट एफ जेड बराबर समेशन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ए एन जेड की पावर एन। ठीक, ये क्या है, कोई पावर सीरीज है विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन जीरो, then for any closed contour, then for any closed contour, for any closed contour gamma in delta r,
डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर कोई डिस्क है जिसका सेंटर जीरो, रेडियस आर है। देखो सेंटर जीरो है और रेडियस क्या है? आर है। तो इसके अंदर तो क्या कन्वर्ज करता है एफ पूरी, ये पावर सीरीज पूरी तरह से, अगर हम इसके अंदर कोई क्लोज कंटूर ले ले गामा, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई? देन इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ डैश जेड डी जेड बराबर जीरो। ये बुक में कहता है एफ डैश जेड, मेरे अकॉर्डिंग तो एफ का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? इसके एलोंग जीरो ही होगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कोची बोरसेट थ्योरम। कोची बोरसेट थ्योरम क्या कहती है? उसने सिलेबस में कोची बोरसेट थ्योरम ही लिखी, पर ये सब भी भाई उसी का हिस्सा है। कोची बोरसेट थ्योरम, कोची बोरसेट थ्योरम क्या कहती है हमें? कोची बोरसेट थ्योरम कहती है इफ एफ इज एनालिटिक, इफ एफ इज एनालिटिक, एफ क्या है? कोई एनालिटिक फंक्शन है विद एफ डैश कंटिन्यूअस, उसका डेरिवेटिव क्या है? विद एफ डैश कंटिन्यूअस into and on a simple closed contour gamma, into and on a simple closed contour gamma, simple closed contour gamma, then integration along gamma fz dz equals to 0। ठीक है, मतलब क्या ये कहती है कि अगर एफ एनालिटिक है तो किसी क्लोज कंटूर के लो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, मान लिया। देखो उसमें आसान भी क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है कि मैं इंटीग्रेशन एलोंग मोड जेड इक्वल टू पाई, ठीक है, जेड क्यूब प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 71 डी जेड है नी, तो तुम क्या कहोगे? एकदम ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो एकदम जीरो हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि एनालिटिक पॉलिनोमियल एनालिटिक है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलो देखो कोची बोरसेट थ्योरम फॉर डिस्क, कोची बोरसेट थ्योरम फॉर डिस्क, कोची बोरसेट थ्योरम फॉर डिस्क, ये क्या कहती है हमें? कोची बोरसेट थ्योरम फॉर डिस्क ये कहती है लेट, हमने क्या मान लिया? एफ जेड क्या है हमारा? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक, एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन है इन ए डिस्क। क्या? एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डिस्क में। डिस्क मान ली डेल्टा जेड जीरो आर, इसे समझते हो नहीं? मतलब सेंटर क्या है? जेड जीरो, आर उसकी रेडियस है। या या तो ऐसा कह लो कि एफ क्या है? एनालिटिक है इसमें, या ऐसा कह लो कि एफ कंटिन्यूअस है इफ और एफ इज कंटिन्यूअस इन डेल्टा जेड नोट आर एंड एनालिटिक इन इन डेल्टा जेड नोट आर अपॉन ए। मतलब इस एक पॉइंट ए को छोड़ के वो पूरे में एनालिटिक है और पूरे में कंटिन्यूअस है। तो आगे कहीं तुम पढ़ोगे कि ये इस पे भी फिर एनालिटिक ही हो जाता है। ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू, फॉर सम ए बिलोंग्स टू डेल्टा जेड नोट आर, देन फॉर एनी क्लोज्ड कंटूर गामा, then for any closed contour gamma in delta z naught r, क्या हो जाएगा? वी हैव, किसी भी क्लोज कंटूर के अलोंग क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ जेड डी जेड बराबर जीरो। भाई अगर हम इसे ऐसे समझे, यू क्या है? ओ सॉरी, ये कोई डिस्क है पूरी गोल है भाई, ये ऐसे पूरी गोल समझो इसे। चलो ये ले ली मैं, ये क्या है? कोई डिस्क है, इसका सेंटर क्या है? जेड नोट है, रेडियस क्या है? आर है। ठीक, तो इसके अंदर तुम कोई भी क्लोज, एफ एनालिटिक है, इसके अंदर कंटिन्यूअस भी है, एनालिटिक ही मान लो। तो इसके अंदर अगर हम कोई क्लोज कंटूर गामा ले ले तो उसके अलोंग क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। ये तो एक छोटा सा भाग हो गया कोची थ्योरम का। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं हम कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है किसी के याद? कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट। कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या बताती है? लिखो। है शिवानी राणा इसका स्टेटमेंट याद? इफ एफ जेड इज एनालिटिक। इफ एफ जेड इज एनालिटिक। बोल बोल, क्या है बता। हम्म, ये आप देखो लिखो। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी। अगर एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। कहाँ? सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी में। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। क्या? एक फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ इन डी सच दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ जेड। एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ जेड, ये हमें बताती है कोची इंटीग्रल थ्योरम। सही बात है। अगर एफ कोई सिंपल कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी कनेक्टेड डोमेन डी में, तो एक दूसरा एनालिटिक फंक्शन मिलेगा हमें कैपिटल एफ सच दैट एफ डैश जेड बराबर एफ जेड एंड इंटीग्रेशन एलोंग गामा। अगर हम इसके अंदर कोई क्लोज कर्व ले रहे गामा क्लोज कंटूर, तो ये क्या होगा? जीरो होगा। चलो ये तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखो कोची इंटीग्रल थ्योरम के लिए। ठीक है। चलो अब हम कुछ ऐसे रिजल्ट लिखते हैं। अगर वो जिसने पेपर सेट करा उससे कॉम्प्लेक्स आती है देखो, उससे अगर कॉम्प्लेक्स नहीं आती तो वो क्या करेगा? लोकल बुक से कोई सोल्ड एग्जाम्पल ढूंढेगा, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पर अगर उससे कॉम्प्लेक्स आती है तो वो एक क्वेश्चन 7 में से ऐसा रखेगा, एक नहीं 3 रखेगा, जो सोचने पे मजबूर करेंगे। और 99% चांस है कि उससे कॉम्प्लेक्स आती होगी। ठीक है। वे बुढ़े ताऊ है भाई, वे सारी जिंदगी इसी काम में बीत दी। लेट डी बी ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। डी क्या है? कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। डी बी ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। डी क्या है? सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। एंड क्या है? एफ इज एनालिटिक। एफ क्या है? एनालिटिक है। कहा? इन डी। एंड एफ इज एनालिटिक इन डी with fz not equal to 0 on d। देखो क्या है, डी कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। एफ क्या है? उसके अंदर एनालिटिक है। और एफ की उसकी बाउंड्री पे भी अंदर भी कहीं भी वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका मतलब वो कहता है देन, फिर क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एच जेड। कैसा? ये भी एनालिटिक होगा डी में। इसे तो समझते हो तुम, एच डी। एच का मतलब होलोमोर्फिक डी में। एच जेड बिलोंग्स टू एच डी सच दैट। कैसा? कि ई की पावर एच जेड इक्वल टू एफ जेड। मतलब उसी के अंदर दूसरा एनालिटिक फंक्शन एच जेड ऐसा मिलेगा कि ई की पावर एच जेड किसके बराबर हो जाएगा? एफ जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलो, वो कहता है अगला रिजल्ट, अब जब यू सही है तो फिर तुम ये भी कह सकते हो then f has an analytic square root। f has an analytic square root। f has an analytic square root, that is there exists gz analytic in D such that g square z equals to fz for all z belongs to D। देखो, जब तुम वो कह रहा कि एफ जेड को इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसका फिर एक एनालिटिक स्क्वायर रूट भी है जी जेड। मतलब जी स्क्वायर बराबर क्या है? एफ के है।
तो जी जेड किसके बराबर हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ई की पावर एच जेड बाई 2। हो गया, एनालिटिक ही है, वो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ा इसकी एनालिटिसिटी पे। ठीक है, चलो फिर इसे एक थ्योरम के रूप में लिखते हैं, इन्हीं बातों को लिखो। इन लेट एफ बी एनालिटिक इन सी। हमने क्या मान लिया कि एफ क्या है, एनालिटिक है। लेट एफ बी एनालिटिक इन सी। एफ क्या है, एनालिटिक है सी में, विद एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 ऑन सी। मतलब एफ जेड की कहीं भी सी पे वैल्यू 0 नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट ए एनालिटिक फंक्शन। फिर हमें एक एनालिटिक फंक्शन एच जेड ऐसा मिलेगा। देयर एग्जिस्ट ए एनालिटिक फंक्शन एच जेड सच दैट एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एच जेड। ठीक है, बस इसे अब हमने थ्योरम के रूप में कह दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। चलो देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं रिजल्ट लिखवाने जा रहा, इस पे बन सकता है, पूरे पूरे चांस है। इस पे नहीं बनता, बनेगा किसके जैसों पे बनेगा। ठीक है, तुम्हें जैसों की तो पहचान करनी है भाई, कैसे कैसे पे क्वेश्चन बनेंगे, बस उनका पता चल जाए। वे 10 बात रट ली, वहां निशान लगा दिया, तो वे इसके जैसे हो गए जो मैं तुम्हें लिखवाने जा रहा। इफ बहुत आसान किस्म के होते हैं ये। इफ एफ इज एनालिटिक, एफ क्या है, एनालिटिक है। कहाँ, इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। इन ए सिंपली कनेक्टेड, चलो भाई सिंपली कनेक्टेड डोमेन बता दो क्या होता है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। देन देयर इज ए फंक्शन कैपिटल एफ। देन देयर इज ए फंक्शन कैपिटल एफ इन डी सच दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ जेड। देखो ये कहता है, अगर एफ एनालिटिक है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, तो क्या एक फंक्शन ऐसा मिलेगा एफ जेड कैपिटल एफ, कि जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये स्मॉल एफ होगा। एंड जो ये एफ है, दिस एफ इज यूनिक अप टू ए एडिशन ऑफ कांस्टेंट, अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट, अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट। क्या होगा ये, मतलब क्या है, इसे बोलते हैं हम प्रिमिटिव। मतलब हर एनालिटिक फंक्शन का यूनिक प्रिमिटिव होता है अप टू एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट। अगर दो है तो उनमें क्या डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो ये थी भाई कोची थ्योरम। मैं कोची थ्योरम के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। ठीक है, सारे स्टेटमेंट लिखवा दिए। क्वेश्चन इसको आने के चांस नहीं, आएगा तो वो मैं तुम्हें बता दिया। वो कंटूर के अंदर एक एनालिटिक फंक्शन बैठाएगा और उसका इंटीग्रेशन तुमसे पूछेगा। चलो देखो, ये वो पोर्शन ले लेते हैं हम जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इस पे तो एक क्वेश्चन भाई आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर तुम चाहो कि इसका क्वेश्चन होवे ही होवे कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले का, भाई इसका भी क्वेश्चन नहीं होगा, फिर सारा सिलेक्शन क्यों होगा, वो तो बता दो। फिर तुम्हें लेने की जरूरत क्या पड़ रही है, अगर तुम कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले का भी क्वेश्चन नहीं करोगे। ठीक है, तो उसके लिए शर्त क्या है, कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम जो नेट में कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला के क्वेश्चन आए या गेट में, एक बार उन्हें सोल्व कर लो, हो सके उनमें से कोई सा उतार दे वो, मेहनत से बचने के लिए। ठीक है, देखो मैं कल पढ़ाया, मैं बहुत दिन में पढ़ाया, मेरा पढ़ाने को मन नहीं कर रहा था, पता नहीं कौन सी बीमारी थी। ठीक है, तो मेरे कल पढ़ाने के बाद फिर कल तुम भी नहीं पढ़े, फिर सारा मन नहीं करा, हो सके तो लोग आदि करें। ठीक है, लिखो। देखो जब हम कॉम्प्लेक्स में 3 4 5 दिन दे दे, तो तुम एक बार बुक में को घूम दो, जो मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा उन्हें कर दो। लिखो, इफ D is a simply connected domain. If D is a simply connected domain, भाइयों मैं तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया सिंपली कनेक्टेड डोमेन। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी भूल रहा। ठीक है, मुद्दत होगी मुझे भी कॉम्प्लेक्स के बुक पे हाथ लगाए। एंड
गामा इज ए क्लोज्ड, गामा इज ए क्लोज्ड कंटूर इन डी। गामा क्या है? कोई क्लोज कंटूर है कहाँ? डी में। देखो डी क्या है? कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। और क्या है? गामा एक क्लोज कंटूर है डी में। देन फॉर एनी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, देन for any analytic function, for any analytic function fz in D, we have क्या? fa equals to 1/2 pi I इंटीग्रेशन along gamma fz upon z minus a dz। ठीक है। तो ये हमें क्या करता है? इंटीग्रेशन करने में बहुत मदद करता है। हम इसे कैसे कर देते हैं? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारी बहुत मदद करता है इंटीग्रेशन करने में। ठीक है। तुम क्या करोगे भाई? कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले पे मैं तुम्हारे लिए छोटा सा काम छोड़ा, नेट गेट के आए हुए क्वेश्चन, वे तुम्हें करने ही करने। कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिख के छोड़ रहा, वे भी करने। ये हो सके इनमें से साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। ये एफ जेड है, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी। इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 4 एफ जेड। ये हर बुक में है ये क्वेश्चन। Z-2 Z-3 डी जेड। ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब पॉसिबिलिटी है, वो इसे रख दे। दूसरा तुम्हें इसका इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू आर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डी जेड, ये करना। तीसरा इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू आर रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड, ये करना तुम्हें। फिर चौथा क्या करना तुम्हें? इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू आर जेड बार डी जेड करना। ठीक है। फिर पांचवा तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू आर ये करना। इसका आंसर 2 पाई याद आएगा, मेरे याद है अपनी एमएससी का आज भी। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वो रख दिया करे। ठीक। तुम्हें इसका आंसर याद करना। जरूरी नहीं कि याद करो, सोल्व भी कर सकते हो। आर टेन जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 डी जेड, ये कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले से ही होता है भाई। ठीक है। मैं इसका याद कर रखा 6-7 साल पहले से आंसर। तो जब से याद करा तब से ही वो आया नहीं मेरे सामने किसी भी पेपर में। चलो देखो ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सबसे अप्लाई करना आता है, बहुत आसान काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एफ का mth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एम, ये किसके बराबर होता है? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एलोंग गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m प्लस 1 डी जेड। ठीक। इसे हम कहाँ यूज करते हैं? जब नीचे एक से ज्यादा पावर होती है, जो इंटीग्रल साइन के अंदर होता है। चलो देखो यहाँ से हमें एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से। इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव पे कोरोलरी। अगर किसी से ये नहीं आते भाई, कोची ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब मैं 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज अपने एमएससी के बैच में, नेट के भी बच्चे इसमें ऑनलाइन पढ़ा रहा, वहाँ सुन लेना एक वीडियो। ठीक है। यहाँ तो ही ज्यादा छोटा काम है, इन पर टाइम फूकना। तुम ये कहोगे हमारा ही पागल बना रहा है, ये सिखा रहा है वैसे की चीजें। भाई यही तो आती है, फिर जब आवे ये और तुम्हें सिखाओ क्या आवेगी ये। लिखो इफ एफ इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी। एफ क्या है? एनालिटिक है। कहा? इफ एफ इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, देन डेरिवेटिव derivatives of all orders, then derivative of all orders exist and
क्या अगर एफ एनालिटिक है तो उसके प्रत्येक ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एंड ईच ऑफ डेरिवेटिव एफ के इज एनालिटिक। कनिका इस बात से तो सहमत है, अगर एफ एनालिटिक है तो उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, सारे डेरिवेटिव भी एनालिटिक हो गए। हम्म, बिल्कुल है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, कनिका के साथ कनिका ने एक एग्जांपल ले लिया, जेड की पावर 6। यह कह रही कि इसके सारे ऑर्डर के एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ 5 डैश, 4 डैश, 5 डैश, है नहीं, 6 डैश, एफ का 7वां डेरिवेटिव एफ, ये सब एग्जिस्ट करेंगे, कहीं तक चलते रहो। ये क्या हो गए, 6 से आगे जीरो होने हो शुरू हो जाएंगे, निकालते रहो बस जीरो ही आते रहेंगे। सही बात है, एग्जिस्ट भी कर रहे और एनालिटिक भी है, सही बात है। अब मैं क्वेश्चन बदल दिया कनिका, मैं क्या ले लिया, एफ जेड बराबर ले लिया जेड की पावर 5/2। ये एनालिटिक है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कनिका, जेड की पावर 3/2 आएगा। फिर अगला क्या होगा, जेड की पावर 1/2, फिर कितना होगा, जेड की पावर -1/2, ये तो जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करे। अगला क्या आएगा, जेड की पावर -3/2, ये भी एग्जिस्ट नहीं करे। अगला क्या आएगा, जेड की, ये भी तो ये कहाँ रिजल्ट फेल हो गया बता, कहाँ गलती करी हमने, कहाँ गलती करी। अरे डोमेन तो हमने लिया ही नहीं, कोई और बताओ। ये नए बच्चे बताओ, शैली, शिवानी, पायल। रेशनल पावर, इंटीजर पावर पे ही होगा वो एनालिटिक, इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, रेशनल पावर लोगे तो फिर उसके डेरिवेटिव तुम खुद ही सोच लो। अगर इसकी पावर 5 होती तो इसका छठा डेरिवेटिव जीरो हो जाता, और फिर आगे कितने ही निकालते, जीरो ही चलते। पर अब एक यू क्या हुआ, 1/2 से यू डायरेक्ट -1/2 पे पहुंचा, जीरो होने का इसे मौका ही नहीं मिला। तो ये रेशनल पावर वाले एनालिटिक नहीं होते। यू मैं गलत बोल रहा था, एनालिटिक एनालिटिक ही नहीं है यू। सही बात है। चलो देखो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन फिर तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें करना। अब मैं तुम्हें कल आगे तभी पढ़ाऊंगा जब तुम इन 2 दिन का काम करोगे कॉपी में, अदरवाइज जो मैं 2 दिन में मेहनत करी वो बेकार हो जाएगी भाई, अगर तुमसे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब यू कोशिएंटिकल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से होगा। सही बात है। अगर तुम कहो मैं इसे कर भी दूंगा अभी, बताओ करूँ या छोड़ दूं। देखो क्या है हमारा कंटूर, क्या है हमारा, मोड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 1। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसा हम क्या लिखेंगे, जेड -1 जेड बार -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, जेड बार की वैल्यू निकालनी। जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/जेड -1। एलसीएम लेके इसे काटियो पीटियो भाई, कितने आएगा एलसीएम, यू आ जाएगा यहाँ जेड -1 + 1, तो ये आ गया जेड/जेड-1। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह, हम रखेंगे क्या, इंटीग्रेशन कितना, जेड/जेड-1 की पावर n dz। ऐसे ही तो रखेंगे। कंटूर क्या है हमारा, मोड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 1। U1 पॉइंट इसके अंदर ही है, हाँ इसका सेंटर है। इसे हम कैसे लिखेंगे फिर, इसे लिखेंगे हम जेड की पावर n अपॉन जेड-1 की पावर n dz। नीचे कितनी पावर है, n, कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा ऊपर वाले का, n-1 टाइम। सही बात है। जैसे हमने जेड क्यूब ले लिया, इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो कितना आएगा,
3 इंटू 2 इंटू जेड, ऐसा आएगा। सही बात है। अगर 4 बार करेंगे, अगर 4 पावर है 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। अगर इसकी पावर कितनी है, एन है, एन माइनस वन टाइम करेंगे तो कितना आएगा, एन माइनस वन, 3 डॉट 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 3 टू जेड, ऐसा ही तो आएगा। मतलब फैक्टोरियल एन इंटू जेड आएगा, ऐसा ही तो आना चाहिए भाई। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले से एफ एन माइनस वन, किस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, इंटू 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये आएगा भाई। ये 11 नहीं है, ये 1 है। तो इसके एन माइनस वन डेरिवेटिव में जेड की जगह 1 रख दो, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन इंटू पाई आई। तो यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई आई एन आ जाएगा। ऐसा होगा भाई क्वेश्चन। सही बात है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन वो दिखाने जा रहा जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, इस तरह का क्वेश्चन। ये इजी किस्म में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा कौन है इसमें, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मोड वाई लेस देन इक्वल टू बी। सही बात है। और शर्त क्या है कि ए है जो वो है बी से बड़ा है, ठीक है, या बराबर भी मान लो। अब f क्या है, f कोई फंक्शन है जो एच डी है, एच डी मतलब होलोमोर्फिक है, डी के अंदर मतलब एनालिटिक है। और जो यू मोड एफ जेड है, इसकी वैल्यू क्या है, हमसे छोटी छोटी है। तो तुम्हें प्रूव करना, क्या प्रूव दैट, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जा कि जो एफ डैश जीरो है उसका मोड लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 2m ए प्लस बी अपॉन फाइव बी स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन फाइव बी स्क्वायर, एफ डैश जीरो है ये। देखो पहले तो उसने रीजन देखो क्या दिया कि एक्स की वैल्यू ए तक है, माइनस ए तक, और बी तक, और नीचे माइनस बी तक, मतलब यू दिया उसने आयत, ठीक है। तो कुछ इंटीग्रल फॉर्मूले से बताओ एफ डैश जीरो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश जीरो बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या ले लिया हमने, जीरो को कंटेन करने वाला कोई क्लोज कंटूर ले लिया, गामा इंटीग्रेशन, गामा के ही से ही ले लो डी, इसकी बाउंड्री ले ली पूरी, इसका बाउंड्री का नाम रख दिया हमने डेल्टा डी। इसकी बाउंड्री क्या है, या है डेल्टा डी, इंटीग्रेशन डेल्टा डी कितना आएगा, एफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ऐसे ही तो आएगा भाई, यहाँ जब हम जीरो लेंगे। सही बात है। अब देखो अगर मैं दोनों साइड मोड लगा दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ा, मैं लग गया दोनों साइड मोड, तो मोड लगते ही क्या होगा, यू 2 पाई आई का तो बन जाएगा 2 पाई, क्योंकि आई का मोड 1 होता है। इस एफ जेड की बड़े से बड़ी वैल्यू एम है, तो मैं इसकी जगह रख दिया एम, इसीलिए लेस देन इक्वल टू लगाया। ठीक है, देखो नीचे तो जेड स्क्वायर है, इसकी बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब तुम जेड की छोटी वैल्यू रखोगे। जेड की छोटी वैल्यू कौन है, बी है, छोटा सा ए तो बड़ा है, तो कितना अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन एलोंग डेल्टा डी मोड डी जेड। यू मैं तुम्हें अभी माँ बताया था, मैं तुरंत आंसर लिख देता 2 पाई आर, मतलब यू किसी की भी बाउंड वो परिधि बताता है, पेरीमीटर, यू इतना हिस्सा। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 1/2 पाई एम बी स्क्वायर, नीचे कितना होगा बी स्क्वायर। इसकी परिधि कितनी भाई, इसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि है 2a + 2b। सही बात है। इसकी पेरीमीटर तो 2 से 2 काट दो, यही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ तो प्रूव करना था, वो वहाँ इस पे 4 विकल्प बना सकते हैं ऐसे छोटे टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई आज का यही पोर्शन है, तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन में 2 दिन में तुम्हारे लिए छोटे उन्हें कर लेना। एक
जो तुम्हारा रजिस्टर बना होगा पहले तो उसमें पेज बच रहे हो उसमें लग जाओ, नहीं तो नया लेकर रख दो, एक ही रजिस्टर में 5-7 बुक बना दो, मतलब 2 रजिस्टर में सारा सिलेबस कवर कर दो, वही रिवीजन होवे, नहीं तो दिमाग चल जाएगा। वो 50 रजिस्टर तो नेट के बन ही रहे। चलो भाई, इस साल की पढ़ाई साल